आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा, कैसे आप डिफरेंशिएट होगे, जब आप उसको सब्सटेंशिएट करोगे अपने आर्गुमेंट। इन जनरल भी हम लोग जब आर्गुमेंट देते हैं और अगर उसे किसी अच्छी चीज़ से सब्सटेंशिएट करें तो हमारे आर्गुमेंट का वजन बढ़ ही जाता है। सेम पेपर में भी अगर एवेल्यूएटर देखेगा कि हाँ इस बंदे ने ये पॉइंट लिखा है और ये एक उसके लिए सपोर्टिंग डेटा या फैक्ट लिखा है, तो वो उसका वैसे ही उसको आपको ज़्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे। 50% जिसमें हम लोग ने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, ये पता है कि इन 2 में से ही आंसर है, उसको 100% कंपलसरीली करना ही करना है। ग्रामर तो अटेम्प्ट करनी ही है पूरी, पर इसमें जिसके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हैं वो उसमें 25 में से 25 भी ला सकता है। आज हम बात करेंगे तो 2024 का अटेम्प्ट है, अब मेरे ख्याल में 10-12 दिन ही रह गए हैं, तो उसमें लास्ट 10 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं अलग, या पेपर वाले दिन किस तरीके से हम लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वो हमारे फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं। तो इसमें हमारा एम होना चाहिए कि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करें। 3 स्टेजेस के 3 उसके मार्क्स जुड़ते हैं स्टेजेस के, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू। बट पेपर 2 और इंटरव्यू उतना स्कोर मैक्सिमाइज़र और उतना डिफरेंस क्रिएटर नहीं है जितना पेपर 1 है। पेपर 1 में जैसे कट ऑफ 115 जाता है या 120 गया, 115 120 गया इस बार, तो उसमें रेंज होती है 115 120 से लेकर 170 तक। तो इधर जो रैंक हमारी आती है या फिर जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो पेपर 1 इज़ द बिगेस्ट कंपोनेंट इन दैट। पेपर 2 में अगर हम फुल पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो एवरेज मार्क्स सबके 80 90, कोई बहुत अच्छा है तो 105, कोई थोड़ा ख़राब है तो 70 तक, इतना ही रेंज होती है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। सेम इंटरव्यू में होता है कि 100 से लेके 120, किसी का 90, यही रेंज चलती है, तो 25-30 मार्क्स की रेंज होती है। पर पेपर 1 की जो रेंज होती है वो 50-60 मार्क्स की रेंज होती है, 170 180 भी आते हैं लोगों के पेपर 1 में। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें अटैम्प्ट हमारा जो होना चाहिए वो सब मैक्सिमाइज़र होना चाहिए। मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 100 क्वेश्चन, जैसे पिछले साल के जो पेपर्स आ रहे हैं 3-4 साल के, तो 100 क्वेश्चंस मिनिमम अटैम्प्ट करने ही चाहिए, है ना। अगर उससे कम अटैम्प्ट करेंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये गलत हो जाएगा, पर हो जाते हैं गलत, सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। तो स्कोर मैक्सिमाइज़ करने के लिए बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट किए जाएँ। बट एट द सेम टाइम ये नहीं कि कुछ भी तुक्का मार के अटैम्प्ट कर दिया जाए कि 125 क्वेश्चन है 120 ही अटैम्प्ट करा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई इतना पढ़ ही नहीं सकता कि 120 अटैम्प्ट करके आ जाए क्वेश्चन, है ना। तो 100 के अराउंड, बाकी पेपर पे डिपेंड करता है कि कैसा पेपर आ रहा है। बहुत कठिन पेपर आएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, 5-10 क्वेश्चन, थोड़ा और आसान आएगा तो 5-10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। पर अटैम्प्ट मैक्सिमाइज़ करने के लिए यही, स्कोर मैक्सिमाइज़ करने के लिए यही तरीका है कि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किए जाएँ, और ज़्यादा अटैम्प्ट करने के लिए रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा। प्लस स्मार्ट गैसिंग और लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए पेपर में। नॉलेज के बेस पे, जैसे आप लोग अभी मॉक्स भी दे रहे होगे, तो नॉलेज के बेस पे मेरे ख्याल में 50-60% क्वेश्चन ही हो पाते हैं ना। बट जब हम लोग उसमें स्मार्ट थिंकिंग करते हैं, लॉजिकली उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी के पेपर्स में सबको पता ही है, जैसे ऐसे कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं कि ऑल ऑफ द पीपल, नो रिवर गोइंग इनटू दिस सी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यूजुअली अप्रोच यही रहती है कि ये स्टेटमेंट्स गलत होंगे क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। ऑन दी अपोजिट जब कॉमन जनरल स्टेटमेंट्स आते हैं कि सम ऑफ द पीपल, सम इंस्टीट्यूशंस, सम पीपल, सम रेवोल्यूशनरीज, तो मोर चांसेस हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो होंगे हमारे सही ही होंगे, क्योंकि इतनी एलेबोरेट होती है हिस्ट्री या कोई भी चीज़ कि कुछ लोगों को पिक करना, एनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा कि ऑल पीपल, तो उसमें एक हटाना बहुत आसान है कि इस इंसान ने तो नहीं किया था, पर सम पीपल कि इन 4 लोगों ने किया था या उन 5 लोगों ने किया था, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि पॉसिबल है। पूरी हिस्ट्री में मेनली, चाहे वो एंशंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडीवल हो, चाहे मॉडर्न हो, हिस्ट्री में ये स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एलिमिनेट करने के लिए, या बेसिक मतलब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट भी आ गया तो उसको अटैम्प्ट करने के लिए वहाँ पे। ये हो गई स्मार्ट गैसिंग। और लॉजिकल थिंकिंग क्या, ऐसा भी होता है कि हम लोग, ऐसा कोई टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई विजयनगर एम्पायर का क्वेश्चन है, पढ़ा है हमने वो टॉपिक और हम लोग को लगता है कि हाँ ये पढ़ा था, शायद इसका ये हो सकता है, तो हम लोग उसमें तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा प्राइड या ईगो आ जाता है सामने कि यार ये तो पढ़ा था, कहीं ना कहीं शायद इसका ये हो सकता है। बट एक्चुअली हमें उसका बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है वो स्टेटमेंट या उस टॉपिक के बारे में पढ़ा नहीं है। बट क्योंकि हमने ब्रॉड टॉपिक पढ़ा है विजयनगर एम्पायर, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इससे क्या होता है हम लोग के नेगेटिव मार्किंग की साइड चले जाते हैं। क्योंकि
थीम्स रिपीट होते हैं यूपीएससी के पेपर्स में, बट ज़रूरी नहीं है कि वो थीम के अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो हमने सारे पढ़े हों, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत वाइड है ना। सेम ऐसे पॉलिटी में भी है कि लॉज हमने पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पर सारे लॉज नहीं पढ़े हमने, या लॉज को डिटेल में नहीं पढ़ा है हमने। तो ये भी ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट मैक्सिमाइज़ करने हैं, लॉजिकल गैसिंग करनी है, बट फूलिश गैसिंग नहीं करनी है कि ये टॉपिक पढ़ा है तो इसका तो करना ही है, क्योंकि ये इन दोनों में से कुछ हो सकता है या इन तीन में से हो सकता है कुछ। फिर अटेम्प्ट मैक्सिमाइज़ करने के लिए एक जो होता है कि 100% जो हम लोगों को आता है क्वेश्चन, वो तो अटेम्प्ट करना ही है। 50% जिसमें हम लोग ने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, पता है कि इन 2 में से ही आंसर है, उसको 100% कंपल्सरीली करना ही करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स लगाओगे अगर 10 क्वेश्चन करे, 5 सही 5 गलत है ना, प्रोबेबिलिटी बेसिक, आधे सही आधे गलत, तो हमेशा स्कोर पॉजिटिव में ही रहेगा। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि 50% क्वेश्चन पे आ गए और उसे छोड़ दिया। और कोशिश करो, क्योंकि 125 क्वेश्चन आते हैं, पेपर थोड़ा लेंदी होता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो 50% जिस पे आ गए उसको देन एंड देयर अटैम्प्ट करो, सेकंड राउंड के लिए मत छोड़ो कि फिर से आगे सोचेंगे। 50% पे आ गए, 2 ऑप्शन बचे, तभी दिमाग लगाओ, तभी जो सोच सकते हो सोचो, गट फीलिंग कह रही है कि ये आंसर है, वहीं लगाओ, ख़त्म करो, उस पर फिर से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आगे जाके क्या होता है, पेपर छूट जाता है, क्योंकि फिर OMR भी भरनी है, जल्दी जल्दी में गलतियाँ हो जाती हैं, या आप सोचोगे कि यार नहीं करते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गए, इसमें क्यों रिस्क लेना। 50% वाले क्वेश्चन को कंपल्सरीली करना है। फिर 33% मतलब कि जिसमें एक एलिमिनेट कर दिया, 3 बचे हैं, पर उन ऐसे कुछ सारे क्वेश्चन ये नहीं करने हैं, पर इनमें ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारी गट फीलिंग कहती है कि यार शायद ये पढ़ा था, ये हो सकता है इसका आंसर, भले ही हम एक ही एलिमिनेट कर पाए हैं ऑप्शन, बट 3 वाले में कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं कि लगता है कि हाँ यार ये सही आंसर हो सकता है इसका, या ये कहीं तो पढ़ा था, शायद ये है, तो उनमें रिस्क ले सकते हैं, गिवन कि आपके अटेम्प्ट मतलब कि आपने जो क्वेश्चंस करे हैं वो उतने नहीं है जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पेपर में करने चाहिए। मान लीजिए 100 करने चाहिए, आपने 90 ही करे हैं, तो आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन जिनमें एक ही एलिमिनेट करा है वो कर सकते हो, या 5 क्वेश्चन कर सकते हो। बट अगर आपने पहले ही 105 कर लिए तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेने की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उसकी सही होने की। बट स्टिल अगर ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गट फीलिंग कह रही है ये हो सकता है, या ध्यान आ रहा है कि कहीं तो पढ़ा था, नॉट श्योर, ऐसे क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए कुछ क्वेश्चन, बट 50% वाले ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही चाहिए। उसके अलावा PYQs, अब 10 दिन में तो PYQs क्या ही मतलब उतना पढ़ोगे, बट बेसिकली थीम्स रिपीट होते हैं यूपीएससी में, ये सबको पता है। हर सब्जेक्ट के हिसाब से थीम्स होते हैं जो यूपीएससी रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में थीम्स हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP। अभी इलेक्शंस हैं तो इलेक्शन वाला पूरा थीम, RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इलेक्शन के जो भी अमेंडमेंट्स हैं, एज रिलेटेड, कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो सब थोड़ा फोकस में होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, पार्लियामेंट हो गया, ये सब अभी न्यूज़ में भी और वैसे भी यूपीएससी इन थीम्स को रिपीट करता है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी हैं, ये सब बेसिक थीम्स हैं पॉलिटी के जो यूपीएससी रिपीट करता है। फिर हिस्ट्री पे आते हैं, तो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट सबसे फेवरेट थीम है यूपीएससी का, मॉडरेट्स के टाइम से, और स्पेशली गांधीयन फेज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो पूरा पार्ट रिवाइज कर सकते हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के जो पार्ट हैं, मेन जो 2 चैप्टर ही होते हैं सोशल रिफॉर्म के, उनको अच्छे से पढ़ लिया जाए। और एक शुरू का जो पार्ट होता है जब यूरोपियन पावर्स आई हैं तो किसके कहाँ पे बेसिस हैं, किसने पहला बेस कहाँ इस्टेब्लिश किया, ये 3 मेजर पार्ट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जिन पे यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करता रहता है। तो आखिरी के 10 दिन में अगर, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी लेंदी है, तो इन थीम्स को रिवाइज़ किया जा सकता है अगर टाइम नहीं है, इन 3 थीम्स को। और इसके अलावा वो वाइसरॉयज़ वाले जो होता है पूरा, किसके टेन्योरशिप में कौन सा काम हुआ, कौन सा लॉ आया, वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, वो सब भी रिवाइज़ करना चाहिए आखिरी के 10 दिन में। मिडीवल हिस्ट्री में आते हैं, तो मिडीवल हिस्ट्री में फेवरेट पीरियड है मुग़ल पीरियड, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। बट रिसेंटली देखा गया है कि जो अर्ली मिडीवल वाला पीरियड है ना, जो सल्तनत के आने से पहले और दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग वाला और उससे पहले वाला, एंशिएंट ख़त्म होने और दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट होने वाला जो पीरियड है, उसमें कौन से रीजनल एम्पायर इस्टेब्लिश हुए, कौन कहाँ राजा था, ये थोड़ा आजकल फोकस में आ गया पिछले 3-4 साल से। तो मिडीवल हिस्ट्री का ये वाला फेज़ रिवाइज़ करना चाहिए। फिर एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में 2 फेवरेट वो हैं, मौर्यन एम्पायर और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये फेवरेट है। गुप्ता एम्पायर भी आजकल नहीं आ रहा है, पर एटलीस्ट लास्ट टाइम के लिए रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें से ऑप्शंस एलिमिनेट किए जा सकते हैं। गुप्ता एम्पायर क्योंकि एक एलेबोरेट कंसिडरेबल पीरियड के लिए था। मिडीवल हिस्ट्री में एक और है विजयनगर एम्पायर, जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है
क्योंकि हर साल यूपीएससी उससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में भी कुछ बेसिक हैं, आर्किटेक्चर वाला है, बुक्स वगैरह हो गई, किसने कौन सा वर्क किया, आर्टिस्ट, पेंटर्स, ये सब थोड़े रिपीटेड थीम्स हैं यूपीएससी में, तो लास्ट टाइम में ये रिवाइज़ किए जा सकते हैं। और फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में मेनली फिजिकल ज्योग्राफी पूछी जाती है, ह्यूमन ज्योग्राफी पे उतना फोकस नहीं होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जितने फिनोमिनास होते हैं ना, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, जेट स्ट्रीम्स, एल नीनो, ला नीना, इन फिनोमिनास की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछता ही है। और क्या होता है, हमने सब पढ़ा होता है, बेसिक ज्योग्राफी है, सब ने पढ़ा होता है, और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर कोई अटैम्प्ट करके आता है। पर हर कोई अटैम्प्ट करके आता है, बट जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी केवल वही उस क्वेश्चन को सही करेगा और बाकी सब गलत करके आएंगे उसको। तो ये एक डिफरेंस क्रिएटर होता है, क्योंकि अटैम्प्ट तो हर कोई करता ही उन क्वेश्चंस को, क्योंकि सबने पढ़े हैं वो क्वेश्चन, जितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं। तो ज्योग्राफी के फिनोमिनाज क्लियर होने चाहिए दिमाग में कि एल नीनो में क्या होता है, कहाँ से कोल्ड करंट आता है, कहाँ वार्म करंट जाता है, ला नीना में कैसा होता है, इंडियन ओशन डायपोल में कैसा होता है, जेट स्ट्रीम्स कैसे चलती हैं, है ना। ये सब कॉन्सेप्चुअल है, बट एक बार रिवीजन होना चाहिए कि दिमाग में क्लियर रहे कि कैसे फिनोमिनाज हो रहे हैं ज्योग्राफी के। उसके अलावा एटलस थॉरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बोथ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन में मेनली रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन रेंजेस, कहाँ से कौन सी निकल रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से एरिया में कौन सी नदी बह रही है, किस किस से बाउंड्री शेयर करती है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूपीएससी के 3 फेवरेट एरियाज़ हैं, मेडिटेरेनियन रीजन, वेस्ट एशियन रीजन और अफ्रीका। ये बिल्कुल थॉरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अफ्रीका में कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ बह रही है, कहाँ ड्रेन हो रही है, कौन सी माउंटेन रेंज है, नाइल कहाँ से निकल रही है, कहाँ ड्रेन हो रही है, कॉन्गो कहाँ निकल रही है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट कर रही है, मेडिटेरेनियन में कौन सी कंट्रीज़ का शो रहेगा, और बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी, फिर वेस्ट एशियन रीजन में कौन सी कंट्री किससे बाउंड्री शेयर कर रही है। थॉरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए ये रीजन। ये 3 रीजन मेन है, बाकी भी पढ़ना ही चाहिए, बट आखिरी टाइम में जब रिवीजन करना है आखिरी के कुछ दिन, तो ये 3 एरिया इस पर फोकस होना चाहिए सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी के एटलस में। उसके अलावा जनरल साइंस के लिए तो कोई भी स्टैंडर्ड जॉब की बुक है, कोचिंग का मटेरियल या लूसेंट जी के, उसमें भी थोड़ा बायो वगैरह, बायो का जो पार्ट है, बायो में थोड़ा फोकस रहता है यूपीएससी का। और मैथ और रीजनिंग, हाँ मैथ और रीजनिंग में क्या है कि जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा इशू आता है कि अटैम्प्ट करें नहीं करें, या कॉन्फिडेंस नहीं होता है मैथ्स रीजनिंग में। तो मैथ्स रीजनिंग जिनका अच्छा है वो ने तो अटैम्प्ट करना ही है पूरा, पर जिनका अच्छा नहीं भी है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कुछ एरियाज़ हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशंस वाले, है ना, और सिंपल बेसिक टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इन सब के क्वेश्चंस होते हैं, ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, ईजियर साइड पे होते हैं। अगर थोड़ा फॉर्मूला याद हो अच्छे से तो अटैम्प्ट किए जा सकते हैं, रेदर देन जो पीएनसी वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इनको छोड़ा जा सकता है जो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है मैथ में, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है पीएनसी वगैरह में। बट जो बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब फॉर्मूला पढ़ के अटैम्प्ट किया जा सकता है। मैथ्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक आंसर ना आ जाए, बिल्कुल आंसर पे ना पहुंच जाए, तब तक फालतू का तुक्का नहीं लगाना है कि ये हो सकता है या वो हो सकता है। मैथ्स इज़ मैथ्स, उसमें आंसर आना ही चाहिए पूरे फॉर्मूले लगा के। अगर आंसर आ रहा है तभी उसको अटैम्प्ट करना है, वरना छोड़ दो उसको। जिसकी मैथ्स वीक है वो मैथ्स आखिरी में करे, बाकी एरियाज़ पे फोकस करो, जीएस, साइंस, इन सब पे फोकस करो, और जितना टाइम बचे उसके बाद मैथ्स करा जा सकता है। और जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है वो नॉर्मल अपना जैसे भी पेपर अटैम्प्ट करते हैं वैसे करें। करंट अफेयर्स के मामले में वैसे तो जनरली करंट अफेयर्स सबने पढ़ ही रखा होगा, बट लास्ट के कुछ दिनों में 2 सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं करंट अफेयर्स के लिए सीएपीएफ पेपर में। एक है डिफेंस रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। डिफेंस रिलेटेड में जितनी भी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, कौन बना रहा है, किस तरह का वो इक्विपमेंट है, उसकी क्या स्पेशलाइजेशन है, ये एरियाज ऑफ फोकस होते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ उसका पार्ट हैं, क्या उसका मैंडेट है, आजकल मैंडेट भी पूछा जाने लगा है, एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन सा उनकी रिपोर्ट अगर निकल रही है, कोई रिपोर्ट आ रही है, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इतनी सारी अब ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबका इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, तो उसमें पता होना चाहिए कि कौन कौन किसका मेंबर है। और ज़रूरी ये नहीं कि केवल जो इंडिया जिनका मेंबर है वही पढ़नी है हम लोग को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका इंडिया मेंबर नहीं भी है बट दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, लाइक नाटो, ईयू,
ये सब भी अच्छे से पता होना चाहिए। और इनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस की कंट्रीज़ हैं उनकी भी हम लोग को एक बार देख लेना चाहिए कि उनकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उससे भी थोड़ी हेल्प मिलती है याद करने में भी, प्लस वो एटलस वाले पार्ट में भी हेल्प करती है। ये एक ब्रॉड स्ट्रेटजी है पेपर 1 की। आखिरी 10 दिनों के लिए इतना अगर हम लोग एरियाज़ पे फोकस करेंगे तो जो हमारी अभी तैयारी का लेवल है उसमें बस ये अपग्रेड हो जाएगा कि जो मेन एरिया है जिनसे हमें पता है कि क्वेश्चंस आने ही हैं, ज़्यादा चांसेस आएंगे या जिसमें आउटपुट रेशियो ज़्यादा है, वो इन आखिरी के दिनों में रिवाइज़ करके उसका स्कोर को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। फिर आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 है रिटन वाला पेपर पूरा, तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको ख़त्म करना है टाइम पे। 3 घंटे का वो पेपर है, 200 मार्क्स का है। एज सच कोई बहुत लेंदी पेपर नहीं है, बट क्योंकि उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है एक से दूसरे में स्विच करने में। तो पेपर 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहली यही है कि उसको ख़त्म करना है टाइम से। ख़त्म करने के लिए एक बेसिक स्ट्रेटेजी जो फॉलो की जा सकती है वो ये है कि सबसे पहला तो जो प्रेसी होता है, प्रेसी जो लिखना होता है हमें 15 मार्क का, उसको लास्ट में अटैम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। उसमें हमें कट पेस्ट करो, कुछ वर्ड्स एलिमिनेट करो, अपने को स्टेटमेंट्स डालो, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो, और उसका आउटपुट रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो प्रेसी को सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करा जा सकता है क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसके अलावा जैसे जो नॉर्मल पेपर का वो होता है सीक्वेंस, उसमें एस्से होता है पहले, फिर मेरे ख्याल में रिपोर्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, प्रेसी होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, फिर ग्रामर होती है, इफ आई एम राइट। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि जैसे जो पहले 3 पार्ट हैं, एस्से, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट, ये थोड़ा थिंकिंग वाले पार्ट है। इसमें सोचना है, याद करना है हमने क्या क्या पढ़ा है, कैसे उन्हें उन पॉइंटर्स को कंसोलिडेट करके एक आंसर लिखा जाए। तो जिस थोड़ी अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो क्या किया जा सकता है कि पहले जैसे एस्से लिखा, फिर एक आसान पार्ट पे चले गए कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंशन में क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में ही है ना सारे आंसर्स, बस उधर से उठा के इधर चिपकाना है, तो कॉम्प्रिहेंशन पे चले गए। फिर रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट लिख लिया, थोड़ा माइंड ओवरवेल्म हो गया, ग्रामर पे चले गए, ग्रामर इजी पार्ट है। फिर अपना बाकी प्रेसी ही बचा उसके बाद, तो वो अटैम्प्ट कर लिया। ये मैं बता रहा हूँ ये किया जा सकता है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस है कि आप अपना कोई सीक्वेंस से करते हैं पेपर या प्रैक्टिस में करते आ रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करिए। और अगर आपका पेपर कंप्लीट होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी आप सीक्वेंस में करें, बट प्रेसी आखिरी में इसलिए किया जा सकता है क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें छूट भी सकता है पेपर। तो एस्से, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी एंड ग्रामर। इसमें जो ग्रामर वाला पार्ट है वो स्कोर मैक्सिमाइज़र है। 25 मार्क्स की ग्रामर होती है यूजुअली, हमें क्योंकि ग्रामर ऐसा पार्ट नहीं है कि कोई छोड़े या सोचे उसमें ज़्यादा, ग्रामर तो अटैम्प्ट करनी ही है पूरी। पर इसमें जिसके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हैं वो उसमें 25 में से 25 भी ला सकता है। बाकी पार्ट्स में एवरेज मार्किंग चलती है, किसी ने बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट लिख दिया तो थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, वरना एवरेज मार्किंग चलती है। पर ग्रामर में जिसकी ग्रामर अच्छी है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं लैंग्वेज के, वो उसमें 25 भी ला सकता है, और जिसके नहीं है उतने क्लियर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके 15 पे भी वो रुक सकता है। तो दिस कैन बी अ स्कोर डिफरेंशिएटर इन पेपर 2। तो ग्रामर पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, स्पेशली जो मेन एरियाज हैं उनके आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब एरियाज़ पे थोड़ा आखिरी में, क्योंकि इसमें रिवाइज करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार मॉक दे लिया, कोई 2-3 मॉक दे दिए उसके ग्रामर के, केवल ग्रामर वाला पार्ट करके देख लिया, तो उससे स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमारी खुद ही डेवलप हो जाएगी। तो लैंग्वेज में उतना कोई इशू नहीं होना चाहिए, ग्रामर पार्ट अच्छे से करना चाहिए। फिर आते हैं शुरू से पेपर 2 के स्टार्टिंग से, एस्से सबसे पहले होता है। एस्से में क्या है, 300 वर्ड के 4 एस्से लिखने हैं। तो आप उसे एस्से की तरह मत सोचो, इट इज़ मोर अ लॉन्ग आंसर। 300 वर्ड का एस्से बहुत ही कुछ भी नहीं है लिमिट, 300 वर्ड तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, 4-5 पेज। लॉन्ग आंसर की तरह उसे देखो, बस डिफरेंस क्या है, आंसर्स हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, एस्से हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए, एक कोहेरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक फ़्लो होता है, आर्टिकल का फ़्लो होता है, एक अच्छी लैंग्वेज होती है, कनेक्टिविटी होती है पैराग्राफ्स के बीच, क्लियर कंसाइज फॉर्म में लिखा होता है, दिखता है कि अलग अलग पैराग्राफ कैसे कैसे लिखे हुए हैं, हर पैराग्राफ शायद एक अलग डायमेंशन भी कवर कर रहा होता है। सेम इधर ऐसे भी है, 300-400 वर्ड का ऐसे, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एडिटोरियल जो आते हैं न्यूज़पेपर में। तो इस ऐसे में क्या है, ऐसे का अट्रैक्टिव पॉइंट क्या होता है, उसका स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग, और बीच वाली जो मेन कंटेंट है उसकी एक ही डिमांड है कि जो पूछा गया है आप उस डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन किसी बात पे पूछा गया है, और मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विमेन ऑफ विजयनगर एम्पायर, और आपने विजयनगर एम्पायर केवल रानियों की बातें कर दी है ना बॉडी में,
डिमांड एड्रेस होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए कंटेंट जो होता है एस्से का। अच्छी स्टार्टिंग होनी चाहिए, वेदर यू स्टार्ट विद ए कोट, एन एनेक्डोट और एनी रिपोर्ट। अगर कोई ऐसा जीएस थीम बेस्ड ऐसे है, कोई रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन के एंड में एक लाइन होनी चाहिए जिससे पता चले कि अब आप आगे क्या बात करने वाले हैं, और इवेल्युएटर को पता चले कि अब आप बॉडी पे जा रहे हैं, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने वाले हैं। कंटेंट वाला जो पार्ट है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, केवल एक डायमेंशन में नहीं चलना चाहिए इससे, चाहे वो जीएस के डायमेंशंस हो कि हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, जोग्राफिकल, या फिर वो क्रोनोलॉजिकल सेंस में डायमेंशन हो कि एंशिएंट पीरियड में क्या होता था, मिडीवल में क्या होता था, मॉडर्न में क्या हो रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हो रहा है। ऐसे डायमेंशंस होने चाहिए। यही ऐसे की यही 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कोहेरेंस, कनेक्टिविटी और एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे में ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ही ज़्यादा फैंसी बना दिया कि भाई एक ऐसे में 5 कोट्स लिख दिया अगर पढ़े हैं तो, ऐसा नहीं करना है। एक इंट्रोडक्शन में होना चाहिए अगर लिखना है, एंडिंग एक अच्छे कोट से कर सकते हैं, किसी एक अच्छे सोल्यूशन से कर सकते हैं। इतना ही स्कोप होता है 400 वर्ड के ऐसे में, 3-4-5 पेज आपको मिलेंगे, इतना ही स्कोप है। ऐसे में लास्ट के दिनों के लिए क्या याद रख सकते हैं कि कुछ थीम्स हैं ऐसे में जो रिपीट होते हैं। मेन थीम्स क्या है? एक तो इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड कोई ऐसे आएगा क्योंकि CAPF का पेपर है। एक एनवायरमेंटल थीम आजकल देखने को मिलता है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी थीम। तीसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट वैसे भी और CAPF के लिए भी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस एक रिपीटेड थीम है ऐसे में। तो 3 थीम्स तो 3 एसेस तो ऐसे ही आप कवर कर सकते हैं। जो भी बर्निंग इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनल सिक्योरिटी में, वो आप वैसे भी पढ़ते ही हैं, उसको एक बार और अच्छे से पढ़िए, उसके थोड़े कोट्स वगैरह देख लीजिए। किसी जैसे IR का कोई है तो उसमें S जयशंकर का कोट देख लिया, या कोई स्कॉलर का कोट देख लिया, कोई एक एनेक्डोट हो सकता है, या कोई किसी बॉडी के कोई फिगर वो हो सकते हैं, डेटा या फैक्ट्स, या कोई उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। ऐसे में यही 2-3 चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट होती है। बाकी तो आपकी लैंग्वेज और आपकी जो आप कंटेंट लिख रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स पे। आर्ग्यूमेंट्स में क्या है? आर्ग्यूमेंट्स वैसे तो हमें पॉइंट वाइज ही लिखने हैं, जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो भी हम लिख रहे हैं, बट उसमें एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है या जो एक एक्स फैक्टर हो सकता है। वो क्या है कि आप जो भी पॉइंट लिख रहे हैं उसको एक डेटा या एक एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करें। जैसे कोई भी, जैसे वाटर से रिलेटेड कोई, वाटर स्ट्रेस से रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसमें एक आपने नीति, हर पॉइंट के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट अगर आप देंगे और अगर आप उसे किसी क्रेडिबल सोर्स से सब्सटेंशिएट करेंगे तो आपका आर्ग्यूमेंट का वजन बढ़ जाता है। तो जैसे वाटर स्ट्रेस के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो उसमें नीति आयोग की रिपोर्ट डाल दी, एक सेंट्रल पोल्यूशन CPCB की रिपोर्ट का कोई डेटा डाल दिया कि यहाँ पे इतना वाटर स्ट्रेस है, या किसी भी बॉडी का कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इस वाले महाराष्ट्र के इस रीजन में बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस देखने को मिला है, या बुंदेलखंड में वाटर क्राइसिस चल रहा है। तो आर्ग्यूमेंट्स बेसिक पॉइंट हर कोई लिख के आएगा पेपर में, 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, या 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, हर कोई लिख के आने वाला है जो भी पेपर दे रहा है। आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा, कैसे आप डिफरेंशिएट होगे? जब आप उसको सब्सटेंशिएट करोगे अपने आर्ग्यूमेंट को। इन जनरल भी हम लोग जब आर्ग्यूमेंट देते हैं और अगर उसे किसी अच्छी चीज़ से सब्सटेंशिएट करें तो हमारे आर्ग्यूमेंट का वजन बढ़ ही जाता है। सेम पेपर में भी अगर एवेल्युएटर देखेगा कि हाँ इस बंदे ने ये पॉइंट लिखा है और ये उसके लिए सपोर्टिंग डेटा या फैक्ट लिखा है, तो वो उसका वैसे ही उसको आपको ज़्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे। सेम गोज़ फॉर रिपोर्ट। जब भी हम न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ते हैं कोई भी, तो यूजुअली होता है ना कि कोई भी रिपोर्ट है तो उसमें कोई एक रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी चीज़ से वो लोग सब्सटेंशिएट करते हैं न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में, कि स्टार्ट करते हैं कि इन अ रीसेंट स्टडी बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन इट वाज फाउंड आउट दैट दिस एंड दिस वाज प्रेवलेंट देयर। सेम अपनी रिपोर्ट राइटिंग में भी, जनरल रिपोर्ट तो स्कूल में भी लिखते थे ना 9th-10th क्लास में, बट नाउ यू आर गोइंग टू बिकम ऑफिसर्स, तो ज़रूरी है कि आपका जो कोई भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, उसका क्रेडिबल सोर्स हो, कोई हवा में बातें नहीं हो रही हो। सेम रिपोर्ट में भी है, सेम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे उससे स्टार्ट करिए। इसमें भी क्या है कि अब आप जब आपको पता है कि कुछ थीम्स रिपीट हो रहे हैं, एनवायरमेंटल, इंटरनल सिक्योरिटी का, विमेन एम्पावरमेंट का, वल्नरेबल सेक्शन के एम्पावरमेंट का, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स का, तो हर चीज़ के लिए डेटा अवेलेबल है फ्रीली मार्केट में। आप उस डेटा को पढ़ के जाइए, उस डेटा को वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे उसे यूज़ करिए, मल्टीपल पॉइंट्स में यूज़ करिए। नेगेटिव में भी यूज़ किया जा सकता है, पॉजिटिव में भी यूज़ किया जा सकता है। तो रिपोर्ट्स और आर्ग्यूमेंट बेसिक हर कोई लिख ही लेगा। एक्स फैक्टर उसमें यही है कि आप अपना उसको सब्सटेंशिएट कर दें उस रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट को। फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है, वो तो बेसिक है, उसमें बस आपको उधर से देख के एक कंसाइज फॉर्म में अपना आंसर देना है और कुछ भी कॉम्प्रिहेंशन के बाहर की बात ज़्यादा नहीं करनी है। एक आप सोल्यूशन टाइप का कुछ दे सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज सच।
मेनली यही बेसिक रिक्वायर्ड है उसमें कि आप उस पार्ट को बस एड्रेस कर दें क्वेश्चन की डिमांड समझ के। ये ब्रॉड स्ट्रेटजी है पेपर 1 और पेपर 2 की। और लास्ट के 10 दिन में मॉक्स आप लोग पेपर 1 के थोड़े बहुत लगा सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा फोकस PYQs पे थोड़ा रखिए, क्योंकि मॉक तो अभी तक प्रैक्टिस कर ही चुके होंगे। अगर पेपर अटैम्प्ट नहीं ख़त्म नहीं हो पा रहे 125 क्वेश्चन टाइम में, तो 1-2 मॉक्स और लगा के देखिए। सेम पेपर 2 में, अगर पेपर 2 में ख़त्म हो रहा है पेपर, तो फिर ज़्यादा कोशिश करिए कि आप रेलिवेंट मटेरियल को पढ़ें। जो पार्ट आपको लगता है कि आपका वीक है या आप उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, उस पार्ट के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। एज सच पूरा पेपर अब आखिरी के 10 दिन में ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपना ब्रॉड स्ट्रेटजी रखिए कि क्या क्या मेन एरिया रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि इन दी एंड वो GS 1 वाले जो मार्क्स होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और जो आप GS में पढ़ेंगे, जो पेपर 1 में पढ़ेंगे GS, वो आपको पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। जब आप ऐसे लिख रहे हैं, जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं, वो उधर भी हेल्प करेगा इवेंचुअली। तो थोड़ी ब्रॉड स्ट्रेटजी रखिए कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में दोनों पेपर को अब कवर किया जाए, ना कि केवल एक पेपर के एक पार्ट पे फोकस करा जाए। ये एक स्ट्रेटजी है अभी जो पेपर होने वाला है उसके लिए।